Welcome student. This is the second lecture on unit dimension and measurement. NEET crash course day first lecture second. तो आज लास्ट लेक्चर में जैसे आपको पता होगा डायमेंशन एनालिसिस के बारे में मैंने बताया था कि अलग अलग क्वांटिटीज के कौन से डायमेंशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे नीट के एग्जाम के लिए। उसके बाद बच्चों देखिएगा अब नेक्स्ट पार्ट की ओर जाते हैं हम। तो इसी डायमेंशन एनालिसिस के कुछ एप्लीकेशंस भी है। इन एप्लीकेशंस पर भी हमें मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये पहला एप्लीकेशन है बच्चों, देखिएगा चेकिंग वेदर द इक्वेशन इज करेक्ट और नॉट। कोई भी इक्वेशन दिया जाएगा, कोई भी फॉर्मूला दिया जाएगा, वो करेक्ट है या नहीं है ये चेक करने के लिए हमें क्वेश्चंस आते हैं। और ये जो पहला एप्लीकेशन है डायमेंशन एनालिसिस का, ये रिलेट करता है एक प्रिंसिपल से, एक लॉ से, और जिसको कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देखिएगा बच्चों, यहाँ पर नजर आ रहा है आपको, an equation is dimensionally correct if the dimension of various terms on the either side of the equation are same. This is called the principle of homogeneity of dimension. मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर इसे समझना है तो देखिएगा a प्लस बी हम करने वाले हैं तो आंसर हमें c मिलने वाला है। ओके, तो इस c का जो डायमेंशन वो b के साथ भी इक्वल आएगा और इस c का डायमेंशन जो है वो a के साथ भी इक्वल आएगा। ओके, और a और b का तो डायमेंशन सेम होना ही है, तभी हम इन दो चीजों को ऐड कर सकते हैं। मतलब आपको पता होगा सिमिलर डायमेंशन और सिमिलर यूनिट रहने वाले ही क्वांटिटीज को हम एक दूसरे में ऐड कर सकते हैं। जैसे 2 मीटर के अंदर हम 2 केजी कभी ऐड नहीं कर सकते हैं, 2 केजी के अंदर हम 2 सेकंड कभी ऐड नहीं कर सकते। ओके, मतलब सेम क्वांटिटी को ही हम एक दूसरे के अंदर क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। नो डाउट डिफरेंट डायमेंशन रहने वाले क्वांटिटी को हम मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन ऐड और सब्ट्रैक्ट अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज को करना है ना, तो उनके डायमेंशन मस्ट बी सेम होने जरूरी है। इसी को प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहा जाता है, और इसी का यूज करके हम अननोन क्वांटिटीज जो होते हैं, अननोन कांस्टेंट जो होते हैं, उनका हम डायमेंशन निकालने के लिए ये लॉजिक यूज करते हैं। ओके, तो इसका एक एग्जांपल दिया है एप्लीकेशन फर्स्ट का, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस का ये फर्स्ट एप्लीकेशन है, टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ गिवन इक्वेशन। तो ऐसे कोई भी इक्वेशन दिया जाएगा, ये इक्वेशन आपको फैमिलियर है, सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन है, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हम डायमेंशन एनालिसिस अप्लाई करते हैं, जैसे देखिएगा s मतलब डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का डायमेंशन l आएगा, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, उसका डायमेंशन l t रेज टू -1 आएगा, t मतलब टाइम है तो उसका डायमेंशन t, प्लस हाफ कांस्टेंट कभी डायमेंशन में इंटरफेयर नहीं करता है, इस वजह से जो नंबर्स होते हैं जो उसको हमें निकाल देना है बाहर, तो हाफ ने आपको यहाँ पर पुट करना है। a मतलब एक्सेलरेशन है जिसका डायमेंशन l t रेज टू -2 आएगा, और टी स्क्वायर ये डायमेंशन होगा टाइम के स्क्वायर का। ओके, तो फिर देखिएगा यहाँ पर टी रेज टू 1 है, यहाँ पर टी रेज टू -1 है, तो फिर ये आ जाएगा टी रेज टू -1 प्लस 1 दैट इज 0, एनीथिंग रेज टू 0 इज 1, सो इसका डायमेंशन सिर्फ यल बचेगा। और ये जो है टी रेज टू -2 प्लस टी रेज टू +2, इसका भी डायमेंशन अगेन 0 आने वाला है। तो फाइनली आंसर आएगा यल इज इक्वल टू यल प्लस यल, मतलब डायमेंशनली ये इक्वेशन करेक्ट है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के दोनों के डायमेंशन सेम आ रहे हैं, और ये जो दो क्वांटिटीज है जिनको हम ऐड कर रहे हैं उनके भी डायमेंशन सेम है, तो ये गिवन डायमेंशन इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। अगर ये नहीं आता इक्वल तो हम कहते हैं कि ये गिवन इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है। इज इट ओके? तो ऐसा ही बीट रहेगा। अब दूसरा एप्लीकेशन बच्चों इसका, टू कन्वर्ट फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर। तो एक सिस्टम ऑफ यूनिट से हमें क्वांटिटी को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो इस कंडीशन में भी हम डायमेंशन एनालिसिस का यूज करते हैं। जैसे देखो इस क्वेश्चन में हमें g का वैल्यू दिया है, g मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसका वैल्यू हमें सीजीएस सिस्टम में उन्होंने दिया है, दैट इज 6.67 into 10⁻⁻8 9 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। ओके, और ये वैल्यू हमें इसका ऐसा यूनिट में चाहिए, ऐसा यूनिट में हमें ये वैल्यू निकाल के दिखाना है। तो ऐसे कंडीशन में एक फॉर्मूला आपको यूज करना है, n2 इज इक्वल टू n1 इन ब्रैकेट l1 बाई l2, उसके बाद आएगा m1 बाई m2, और उसके बाद आएगा t1 बाई t2। ओके, तो ऐसे बिट्स यूज करने l1 बाई l2 रेज टू अल्फा, m1 बाई m2 रेज टू बीटा। तो देखिएगा तो l1 बाय देखिएगा, अब ये क्वेश्चन जो सॉल्व करना है हमें, इसके लिए हमें एक फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, जो मैंने कहा था अभी आपको।
n2 ये न्यू सिस्टम का वैल्यू रहेगा, n1 जो गिवन वैल्यू दिया है वो मैंने, जैसे ये 6.67 इंटू 10⁻⁻⁸ तो ये यहाँ पर पुट करना है। फिर यहाँ पर आएगा L1 by L2 रेज टू अल्फा, M1 by M2 रेज टू बीटा और T1 by T2 रेज टू गामा। ओके, तो इस वाइज ये वैल्यूज रहने वाले हैं। अभी ये देखिएगा अल्फा बीटा गामा ये क्या रहेगा, ये डायमेंशनल वैल्यूज रहेंगे, एल एम और टी इनके पावर्स रहेंगे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के डायमेंशन। आपको पता होगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो डायमेंशन है वो कुछ ऐसा होता है, एल रेज टू -1, एम रेज टू एल रेज टू 3 रहेगा, एम रेज टू -1 है, एम रेज टू -1 रहेगा, सॉरी ठीक है, एम रेज टू -1, एल रेज टू 3 और टी रेज टू -2 ये डायमेंशन रहता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। ओके, तो फिर इसको अल्फा लेना है हमें, सॉरी एम के पावर को हम बीटा कंसीडर कर रहे हैं, तो बीटा का वैल्यू -1 आएगा, एल का क्यूब मतलब उसको हमने अल्फा से इंडिकेट किया है तो अल्फा का वैल्यू 3 आएगा, अल्फा बीटा और गामा गामा का वैल्यू -2 आएगा। इज इट ओके? ऐसे वैल्यू रहने वाला है। तो 6.67 इंटू 10⁻⁸ ये रहेगा n1 का वैल्यू जो हमें स्कूप करना है। ओके, वही यहाँ पर किया है देखिएगा। उसके बाद m1 बाई m2 रेज टू अल्फा है, ठीक है, अब अल्फा बीटा कुछ भी हो उसका पावर आपको कितना पुट करना है, -1 जो यहाँ पर किया है आपको नजर आ रहा है। ओके, उसके बाद m1 ये कौन से सिस्टम का ऐसा चार्ट आपको बनाना पड़ता है इस कंडीशन में, तभी आप ऐसे क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। सीजीएस सिस्टम हमारा रेफरेंस सिस्टम है और ऐसा है हमारा अननोन सिस्टम है, तो अननोन सिस्टम में हमें जी का वैल्यू निकालना था, मतलब n2। ओके, और ये हमारा n1 था, गिवन वैल्यू। फिर m1 का वैल्यू 1 ग्राम है, n1 का ग्राम वैल्यू सेंटीमीटर और t1 का वैल्यू सेकंड रहेगा। ये रेफरेंस सिस्टम है। सीजीएस सिस्टम में आपको पता है मास हम ग्राम में मेजर करते हैं, लेंथ सेंटीमीटर में करते हैं और टाइम सेकंड में करते हैं, तो ये हमारा गिवन रेफरेंस सिस्टम दिया हुआ था। और ऐसा सिस्टम में क्या होगा फिर देखिएगा, मास किलोग्राम में मेजर करेंगे हम, लेंथ मीटर में करेंगे और टाइम हम सेकंड में करने वाले हैं। ओके, इस वजह से m1 का वैल्यू जहां पर भी आएगा उसकी जगह हम ग्राम पुट करने वाले हैं और m2 जहां पर भी आएगा उसकी जगह केजी पुट करने वाले हैं। तो m1 की जगह ग्राम किया, m2 की जगह केजी, लेकिन 1 केजी का वैल्यू आपको पता होगा बच्चों कितना होता है। देखो यहाँ पर केजी पुट किया है, ऊपर ग्राम किया और केजी का वैल्यू आगे पुट किया है 1000 ग्राम। लाइक दैट m1 बाई m2, m1 का वैल्यू L1 बाई L2 रहेगा, तो L1 मतलब फर्स्ट सिस्टम में जो लेंथ है वो सेंटीमीटर में मेजर करने वाले हैं और दूसरे सिस्टम में मीटर में, तो L1 बाई L2 इसकी जगह सेंटीमीटर बाय मीटर आने वाला है और बाद में सेकंड बाय सेकंड। ओके, तो ऐसा ही पूरा बिट आने वाला है। तो 1 केजी की जगह हम 1000 ग्राम पुट करने वाले हैं। उसके बाद 1 मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर, उसके बाद सेकंड बाय सेकंड कैंसिल होकर 1 बचेगा, तो ऐसा ही पूरा आने वाला है। जैसे आपको पता होगा L1 बाई L2 का वैल्यू रेज टू हमें 3 करना पड़ेगा क्योंकि अल्फा का वैल्यू 3 है, इस वजह से यहाँ पर 3 करना पड़ेगा और टाइम का जो पावर है वो -2 इस वजह से -2। तो सभी वैल्यूज को पुट करेंगे हम, ग्राम ग्राम कैंसिल होगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, सेकंड सेकंड कैंसिल होगा, 1 रेज टू -2 इज 1, इस वजह से फाइनली 1 आएगा। उसके बाद 1/100 का क्यूब मतलब ये 1/10 स्क्वायर रेज टू 3 होगा, तो 1/10 रेज टू 6 मतलब ये वो ऊपर जाकर 10 रेज टू -6 हो जाएगा। ओके, इसके बाद देखो 1/1000 है, तो 1/1000 मतलब 10 रेज टू -3, -3 इंटू -1 +3 हो जाएगा। ओके, तो 10 रेज टू +3, 10 रेज टू -6, फाइनली इसको मल्टीप्लाई करके 10 रेज टू -3 बचने वाला है और ये -3 और ये इस वैल्यू में भी पावर था -8, तो -3 -8 फाइनल आंसर आ गया 6.61 इंटू 10 रेज टू -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ऐसे आपको बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, याद रखना। ओके, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम हमें यूनिट कन्वर्जन करना पड़ता है। ओके, तो एट दैट टाइम आपको इस लॉजिक से फाइनल आंसर निकालना पड़ेगा। ओके, इसके बाद देखिएगा बच्चों आप थर्ड और लास्ट एप्लीकेशन है, तो एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज इन एन इक्वेशन। तो कोई भी इक्वेशन में फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में हमें रिलेशन ढूंढना है। जैसे ये टाइम पीरियड ऑफ, आपको ऐसा दिया जाता है इस क्वेश्चंस में, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द बॉब, लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आपको इस इनके बीच में रिलेशन डिराइव करना है, मतलब ही फॉर्मूला डिराइव करना होता है, तो इसके लिए भी डायमेंशनल एनालिसिस का यूज किया जाता है। तो टाइम पीरियड हमें निकालना है। ओके, तो टाइम पीरियड को लेफ्ट हैंड साइड रखना है और उसको डिपेंड बताना है हमें,
m रेस टू x, l रेस टू y और g रेस टू z पर। मतलब जितने भी क्वांटिटीज के साथ वो प्रोपोर्शनल लेना, जैसे यहाँ पर 3 क्वांटिटीज के साथ प्रोपोर्शनल है, तो 3 वेरिएबल आपको असाइन करने हैं, x, y और z। इनके वैल्यूज को हमें ढूंढना होता है। इनके वैल्यूज को अगर हम ढूंढते हैं तो हमें इनके बीच का रिलेशन मिल जाता है। तो सबसे पहले क्या करना, उसको प्रोपोर्शनल बताना, उसके बाद उसको इज इक्वल टू साइन में जब कन्वर्ट करेंगे हम, तो आपको k के साथ मल्टीप्लाई करना है, कांस्टेंट। इसका वैल्यू अगर उन्होंने दिया कितना लेना है, क्या लेना है, तो पुट करना, अदरवाइज नहीं किया तो भी चलता है। ओके, जैसे इस इक्वेशन में k का वैल्यू 2 पाई है, लेकिन उन्होंने दिया तो पुट करना, अदरवाइज k ही फाइनल आंसर तक आपको कैरी ऑन करना है। ओके, where k is the dimensionless constant of proportionality, rewriting equation 1 with the dimensions। तो देखो अब t मतलब टाइम पीरियड है तो उसका डायमेंशन t1 आएगा, k कांस्टेंट है तो उसको एज इट इज रखना है, नहीं लिखा तो भी चलेगा। अब नीचे m रेस टू x मतलब m मास है, तो मास का डायमेंशन m1 होगा, रेस टू x मतलब m रेस टू x आएगा। l मतलब लेंथ है, तो l रेस टू y इसका डायमेंशन रहने वाला है। एग्जैक्टली इसका डायमेंशन l1 होता है, लेकिन उसका पावर x हम y हम कंसीडर कर रहे हैं, तो 1 इंटू वाई, आपको पता होगा पावर का पावर एक दूसरे को मल्टीप्लाई होता है, तो 1 इंटू वाई यहाँ पर एल रेस टू वाई आएगा। ओके, और जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक टाइप का एक्सेलरेशन है, तो L1 टी रेस टू माइनस 2 उसका डायमेंशन होगा, और ये रेस टू आने वाला है z। ओके, तो फिर z के साथ ये मल्टीप्लाई होगा 2, और z L1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो इस वजह से इसके आगे का स्टेप क्या आएगा, देखो अब m रेस टू x, l रेस टू y एंड l रेस टू z और l रेस टू t रेस टू माइनस 2z आएगा। इज इट ओके? तो आप देखिएगा बच्चों, l रेस टू z, l रेस टू y दो सेम बेस होने के कारण उनके पावर का एडिशन होगा, तो m रेस टू x तो एक ही टाइम, तो m रेस टू x l रेस टू x प्लस y होगा। ओके, सॉरी l रेस टू y प्लस z आने वाला है, क्योंकि पहले l का पावर y है, दूसरे l का पावर z है, तो y प्लस z आने वाला है। ओके, और t रेस टू माइनस 2z आने वाला है। इज इट ओके? ऐसा ही बीट रहेगा, तो दिक्कत अब इसमें, आई होप आप सभी को यह अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो अभी देखो इस फाइनल स्टेप तक आना है आपको, m रेस टू x, y रेस टू l रेस टू y प्लस z और t रेस टू माइनस 2z। आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डायमेंशन को करेक्ट करना है। अगर ये इक्वेशन हमें डायमेंशनली करेक्ट बनाना है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डायमेंशन क्या होने चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो कंपेयर करना, यहाँ पर m रेस टू x है, यहाँ पर m है ही लेफ्ट हैंड साइड, तो इस वजह से x का वैल्यू डेफिनेटली 0 होगा, तो पहला आंसर मिल गया हमें x का। ओके, अब l रेस टू y प्लस z है, तो l भी यहाँ पर है नहीं, तो y प्लस z का भी आंसर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ओके, t रेस टू माइनस 2z है, लेकिन t रेस टू यहाँ पर 1 है, तो माइनस 2z का वैल्यू कितना आने वाला है, 1। इस वजह से z का वैल्यू कितना आएगा, माइनस 1/2। तो अब ये z का वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट करेंगे तो y का वैल्यू मिल जाएगा, तो y z का वैल्यू माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू हमें 1/2 मिलने वाला है। इज इट ओके? तो y का वैल्यू भी मिला हमें, z का वैल्यू भी मिला हमें, और x का वैल्यू भी मिला। इज इट ओके? तो ये तीनों वैल्यूज पुट कर देना ऊपर वाली इक्वेशन में, इससे हमें ये समझ में आया कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम doesn't depend on the mass of pendulum, it depends on only length and acceleration due to gravity by this relation। तो यहाँ पर l रेस टू हाफ आने वाला है जो y का वैल्यू है, और g रेस टू z मतलब g रेस टू माइनस 2 आने वाला है, माइनस 1/2। तो फिर l रेस टू हाफ और ये g रेस टू माइनस 1/2 है, नीचे जाने के बाद ये 1/2 होगा, रेस टू 1/2 मतलब इसका स्क्वायर रूट होता है, तो ये g का भी स्क्वायर रूट होगा और l का भी स्क्वायर रूट होगा। अगर आप 1/2 निकालना चाहते हो तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, और फिर दोनों का भी स्क्वायर रूट होने के कारण हम दोनों को एक ही स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हैं, लाइक दिस, जो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो t इज इक्वल टू फाइनल आंसर आएगा k अंडर रूट ऑफ l बाई जी। तो यहाँ पर हमारा डायमेंशन एनालिसिस पूरा का पूरा खत्म होता है, इतना ही डायमेंशन एनालिसिस आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो इन्हीं सभी एग्जाम्स के ऊपर अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, अब इसके बाद लास्ट पार्ट इस चैप्टर का, ठीक है, डायमेंशन एनालिसिस कुछ लिमिटेशन भी दिए हैं, जैसे आपको पता होगा s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है, तो ये भी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, और s इज इक्वल टू यूटी प्लस 1/4 एटी स्क्वायर, तो ये भी डायमेंशनली करेक्ट होगा। तो डायमेंशनल एनालिसिस से हमें कांस्टेंट का वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, तो ये इसके ड्रॉबैक्स है, तो ऐसे ड्रॉबैक्स भी याद रखिएगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन इसके ऊपर जरूर पूछा जा सकता है। अब इसके बाद एरर से आपको पता होगा लास्ट बिट है, एरर मतलब अगर हम किसी क्वांटिटी को मेजर करते हैं और उस क्वांटिटी में अगर कुछ डिफरेंस आता है उसके एग्जैक्ट वैल्यू में, ट्रू वैल्यू में, ओके, मतलब किसी क्वांटिटी का अगर हम मेजरमेंट करते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट से, तो वो वैल्यू मेजर्ड वैल्यू होता है, और उस क्वांटिटी का जो एग्जैक्ट वैल्यू रहेगा उसको हम ट्रू वैल्यू, जो ओरिजिनल वैल्यू होता है उसको ट्रू वैल्यू कहते हैं हम।
तो ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में अगर डिफरेंस आ जाए तो फिर उसे हम एरर कहते हैं। तो ये एरर आइदर पॉजिटिव भी हो सकते हैं या फिर निगेटिव भी हो सकते हैं। ओके, ये एरर हम मेनली 4 या 5 टाइप में क्लासिफाई करते हैं। जैसे कांस्टेंट एरर, इसी को इंस्ट्रूमेंटल एरर कहा जाता है। अगर किसी इंस्ट्रूमेंट का पॉइंटर 0 पर नहीं है मेजरमेंट करने से पहले, तो जो एरर कॉज होता है उसको इंस्ट्रूमेंटल एरर या फिर कांस्टेंट एरर कहा जाता है। ओके, या फिर जैसे हम कह सकते हैं कि आपके घड़ी का जो टाइम है वो 5 मिनट आगे बता रहा है, तो आपको हर टाइम जो आप देखोगे उस घड़ी में वो 5 मिनट आगे आपको नजर आएगा। तो ये जो एरर होते हैं ये कांस्टेंट होते हैं, कभी भी फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट की वजह से ये जनरेट होते हैं। ओके, मेनली, और ये कांस्टेंट होते हैं, ना ही कम होते हैं ना ही ज्यादा होते हैं। सिंपल मैथमेटिक्स से हम इसको निकाल सकते हैं। जैसे घड़ी अगर आपका 5 मिनट टाइम ज्यादा बता रहा है, तो ऐसा थोड़ी है कि आप घड़ी फेंक ही दोगे कि अभी अच्छे से काम नहीं कर रहा है। यूज करते हैं हम और एडजस्ट हो जाता है इजीली। आपको सिर्फ एरर समझ में आना चाहिए कि कितना है, तो आप इजीली उसको रिमूव कर सकते हो। समझ में आ रहा है? तो कांस्टेंट एरर या फिर जो इंस्ट्रूमेंटल एरर या सिंपल कैलकुलेशन से हम उसको निकाल सकते हैं। उसके बाद जो भी एरर्स होते हैं ना इंस्ट्रूमेंट फॉल्टी होने की वजह से, उसका अरेंजमेंट गलत करने से, तो ऐसे एरर्स को सिस्टमैटिक एरर्स कहा जाता है। जो द रॉन्ग अरेंजमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जो एरर कॉज होते हैं उसको सिस्टमैटिक एरर्स कहा जाता है। इसी सिस्टमैटिक एरर का कांस्टेंट एरर और ये इंस्ट्रूमेंटल एरर एक टाइप है। इसके बाद ऑब्जर्वेशनल एरर है। रीडिंग लेते वक्त अगर हमने गलती कर दिया तो वो एरर ऑब्जर्वर का होता है। इसको पर्सनल एरर या फिर ऑब्जर्वर एरर भी कहा जाता है। ऐसे एरर्स को ऑब्जर्वेशनल एरर कहा जाता है। इस वजह से 2-4 स्टूडेंट को ऑब्जर्वेशन लेने के लिए कहा जाता है और सभी की वैल्यू चेक करने से ये एरर भी मिनिमाइज हो जाता है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट एरर है रैंडम एरर। नाम ही उसका रैंडम है, तो ये रैंडमली जनरेट होता है। कैसे होता है, क्यों होता है, ये हम बता नहीं सकते हैं। ऐसे एरर्स को रैंडम एरर्स कहा जाता है। ओके, और ये एरर को हम कंप्लीट रिमूव नहीं कर सकते हमारे कैलकुलेशन से। ओके, इसको सिर्फ हम मिनिमाइज कर सकते हैं बाय यूजिंग मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। सबसे पहले हमें कोई भी अ, जो अ, कोई भी जो रीडिंग लेना है ना, कोई भी अगर कैलकुलेशन करना है ना, तो उस चीज को आपको, मतलब जैसे मुझे अब रेजिस्टेंस निकालना है, तो मैं अलग अलग वोल्टेज की वैल्यू लेने वाला हूँ, अलग अलग करंट की वैल्यू से लेने वाला हूँ, और फिर रेजिस्टेंस निकालने वाला हूँ। एक ही वोल्टेज और एक ही करंट का वैल्यू लेकर मैं अगर रेजिस्टेंस निकालता हूँ तो उसमें एरर ज्यादा आने का चांस है। ओके, इसके लिए हम क्या करते हैं, जितने हो सके उतने ज्यादा वोल्टेज के वैल्यू लेते हैं, जितने हो सके उतने ज्यादा करंट के वैल्यूज लेते हैं, और फिर दोनों को डिवाइड करके रेजिस्टेंस के भी हमारे पास बहुत सारे वैल्यूज आने वाले हैं। जितने ज्यादा वैल्यूज लोगे ना आप, उतना एक प्रिसाइज कैलकुलेशन आपको मिलेगा, उतना ही एक्यूरेट कैलकुलेशन आपको मिलेगा। इस वजह से हम किसी भी मेजरमेंट को ज्यादा से ज्यादा उसके रीडिंग लेने की कोशिश करते हैं। तो किसी एक मेजरमेंट का n रीडिंग से x1 x2 x3 डॉट 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 xn, तो फिर उसका मीन वैल्यू पहले हमें निकालना होता है। ओके, तो सम ऑफ ऑल द वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, अगर हम ये करते हैं तो फिर उसका मीन वैल्यू हमें मिल जाता है। उसके बाद एब्सोल्यूट एरर रहेगा। एब्सोल्यूट एरर इज नथिंग बट मीन वैल्यू माइनस इंडिविजुअल रीडिंग। जैसे मीन वैल्यू xm है, xm माइनस x1, xm माइनस x2, xm इज द मीन वैल्यू। ओके, मीन वैल्यू से जो डिफरेंस होता है ना किसी भी रीडिंग का, उसको एब्सोल्यूट एरर कहा जाता है। ये एब्सोल्यूट एरर हमेशा मॉड में लिखा जाता है। ये प्लस आता है तो प्लस ही लिखना, माइनस आता है तो भी उसको प्लस लिखा जाता है। तो अगर आपके पास n रीडिंग्स है तो आपके पास n एब्सोल्यूट एरर्स आने वाले हैं। इज इट ओके? और लास्ट वाला एब्सोल्यूट एरर xm माइनस xn आएगा। ओके, मीन वैल्यू माइनस n रीडिंग। ओके, और मीन एब्सोल्यूट एरर अगर हमें निकालना है, तो ये जो एब्सोल्यूट एरर्स हमें ऑब्टेन हुए रहे यहाँ पर, इन सभी का हम मीन वैल्यूज लेते हैं। ओके, तो फिर इसको मीन एब्सोल्यूट एरर कहा जाता है। इसके बाद रिलेटिव एरर, मतलब ये जो मीन एब्सोल्यूट एरर है, इसको अगर मीन वैल्यू से हम डिवाइड करते हैं तो जो फ्रैक्शन मिलता है उसी को हम रिलेटिव एरर या फिर फ्रैक्शनल एरर भी कह सकते हैं। और इसी फ्रैक्शनल एरर और रिलेटिव एरर को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको परसेंटेज एरर भी कहा जाता है। इज इट ओके? तो ऐसे हम ये बेसिक एरर्स कैलकुलेट करते हैं, आपने पढ़ा भी होगा इसके पहले। इसके बाद देखिएगा आप ग्रुपिंग ऑफ एरर्स है, तो बहुत सारे एरर्स को ग्रुप करना पड़ता है हमें। जैसे दो क्वांटिटीज है जिनको मैं ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो फिर उसमें जो आने वाला एरर है ना, सपोज ए में अगर एरर प्लस और माइनस डेल्टा ए है, बी में अगर एरर प्लस और माइनस डेल्टा बी है, तो अगर आप एक्स में एब्सोल्यूट एरर निकालना चाहते हो ना, तो वो एब्सोल्यूट एरर ऑफ ए प्लस एब्सोल्यूट एरर ऑफ बी का एडिशन रहेगा। भले ही ये क्वांटिटीज ऐड हो रहे हो या फिर सब्ट्रैक्ट हो रहे हो, रिजल्टेंट क्वांटिटी का जो एब्सोल्यूट एरर होगा वो इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर्स का एडिशन ही रहने वाला है, भले वो ऐड हो रहे हो या फिर सब्ट्रैक्ट हो रहे हो। अगर उसका परसेंटेज एरर निकालना है तो उसका चेंज वैल्यू आपको इस फॉर्मूले से मिल जाएगा, ओरिजिनल वैल्यू ये रहेगा। तो ये दोनों वैल्यूज को डिवाइड करके उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका परसेंटेज एरर आपको इजीली ऑब्टेन होगा। अभी वैसा ही है,
अगर दो क्वांटिटीज को हम मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड कर रहे हैं, तो फिर अगर ए में एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए है, बी में अगर एब्सोल्यूट एरर डेल्टा बी है, ओके, तो डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी, ओके, तो इस वजह से हम फ्रैक्शनल और रिलेटिव एरर निकालने वाले ए और बी में, और इन दोनों के जो फ्रैक्शनल और रिलेटिव एरर होंगे ये ऐड होने वाले हैं रिजल्टेंट क्वांटिटी। रिजल्टेंट क्वांटिटी का अगर एब्सोल्यूट एरर निकालना है, अगर दो क्वांटिटी मल्टीप्लाई और डिवाइड होते हैं तो उनके जो इंडिविजुअल रिलेटिव एरर्स है वो एक दूसरे में ऐड होने वाले, तो ऐसे हम इसका कैलकुलेशन करने वाले। थर्ड और लास्ट रूल है, इफ x इज इक्वल टू b रेज टू n अगर रहता है और x में अगर हमें एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर अगर चाहिए या फिर फ्रैक्शनल एरर चाहिए, तो चेंज इन x अपन ओरिजिनल x करेंगे। अभी b रेज टू n के साथ इक्वल है, ओके, इसका पावर है b का रेज टू n, तो फिर ये आएगा n टाइम्स डेल्टा b बाय b, ओके, और फिर x का अगर वैल्यू a रेज टू p, b रेज टू q और c रेज टू अगर r है, तो डेल्टा x बाय x का वैल्यू क्या आने वाला है फिर देखिएगा आप इस केस में, p इंटू a रेज टू p है इस वजह से p इंटू डेल्टा a बाय a प्लस b रेज टू q है इस वजह से q इंटू डेल्टा b बाय b प्लस c रेज टू r इस वजह से r इंटू डेल्टा c बाय c, लाइक दैट, ओके। इस वजह से आपको परसेंटेज एरर एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए बहुत ज्यादा बार क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद राउंड ऑफ बिट है, आपको पता होगा राउंड ऑफ के 3-4 रूल्स हैं। जैसे पहला रूल है कि अगर राउंड ऑफ डिजिट ग्रेटर देन 5 है तो उसको निकालकर हम उसके प्रीसीडिंग डिजिट में एक का इंक्रीमेंट करते हैं। जैसे 5.87 है तो 7 हमारा राउंड ऑफ डिजिट है, उसको निकालकर हम ग्रेटर देन 5 होने के कारण प्रीसीडिंग डिजिट में एक का इंक्रीमेंट करते हैं, इसका राउंड ऑफ होने वाला है 5.9। वैसे अगर राउंड ऑफ डिजिट अगर हमारा 1 2 3 4 है, लेस देन 5 है, तो फिर हम राउंड ऑफ डिजिट को निकालकर उसके प्रीसीडिंग डिजिट को एज इट इज लिखते हैं, जैसे 5.4, ओके, 5.41 का राउंड ऑफ होगा। अब प्रॉब्लम ये आता है कि एग्जैक्टली अगर राउंड ऑफ डिजिट अगर हमारा 5 है तो फिर क्या करना, तो फिर उसके पहले देखना कौन सा डिजिट है, उसके पहले अगर ऑड डिजिट रहा तो उसको एक से इंक्रीमेंट करना, अगर इवन रहा तो फिर उसको एज इट इज लिखना, जैसे यहाँ पर किया है 12.115, तो 5 हमारा राउंड ऑफ डिजिट था, एग्जैक्टली 5 होने के कारण उसके पहले का डिजिट चेक करना पड़ेगा इवन है या ऑड है, तो यहाँ पर ये 1 मतलब ऑड है, इस वजह से इसको 2 कर दिया, तो इसका राउंड ऑफ होगा 12.115 का 12.12। वैसे 14.45 है तो इसका राउंड ऑफ कितना आने वाला है 14.4, इज इट ओके। तो ये राउंड ऑफ बहुत ही बेसिक बीट है और आप सभी अभी नीट का एग्जाम देने वाले हो तो बहुत ज्यादा बार आपने इसके साथ डील किया होगा 11th-12th में, आई होप। इसके बाद देखो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो होता है ना बच्चों, ये हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू एन यू, एन मतलब उसका न्यूमेरिकल वैल्यू है, यू मतलब उसका यूनिट है, और ये न्यूमेरिकल वैल्यू जो होता है किसी भी क्वांटिटी का ये हमें लिखना है इन बिटवीन 0.5 एंड 5, ओके। तो ये करते वक्त जो पावर होता है ना उस क्वांटिटी का, उस 10 के पावर को कहा जाता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं 6.67 इंटू 10⁻11, ये आपको पता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू है, और इसका हमें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना है। तो सबसे पहले तो हमें चेक करना है कि इसका न्यूमेरिकल वैल्यू बिटवीन 0.5 एंड 5 है क्या, तो इसका आंसर डेफिनेटली नो है, ये नंबर ग्रेटर देन 5 है, लेकिन हमें लेस देन 5 चाहिए होता है। इस वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो डेसिमल पॉइंट है ये एक डिजिट से हमें लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करना पड़ेगा। डेसिमल पॉइंट अगर लेफ्ट हैंड साइड को शिफ्ट करते हैं ना हम, ओके, एक डिजिट से, इस वजह से इसको 10⁻+1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ओके। मतलब डेसिमल पॉइंट अगर शिफ्ट करते हैं हम 0.667, तो फिर इसको 10⁻+1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो 10⁻+1 और ये 10⁻−11, तो ये मिलकर फाइनल आंसर आने वाला है -2। इस वजह से इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आने वाला है -3। वैसे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड अगर हम मास ऑफ अर्थ का निकालते हैं तो 6 × 10⁻24 या हमारे अर्थ का मास का वैल्यू है, तो ये भी नंबर ग्रेटर देन 5, तो इसको भी हमें 0.6 लिखना पड़ेगा। ये लिखते वक्त 10⁻+1 जनरेट होगा, वो +1 और ये 24, तो मिलकर 10⁻25, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फॉर मास ऑफ अर्थ इज 25, ओके। इसके बाद आपको पता होगा सिग्निफिकेंट फिगर है, वो भी एक जनरल बिट है हमारा। सिग्निफिकेंट फिगर मतलब जो हमारे कैलकुलेशन की इंपॉर्टेंट डिजिट्स होते हैं ना, उसके नंबर को सिग्निफिकेंट फिगर कहा जाता है। अब ये सिग्निफिकेंट फिगर के कुछ रूल्स होते हैं जो यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स इन अ नंबर आर सिग्निफिकेंट, किसी भी नंबर में जितने भी नॉन जीरो डिजिट है वो सभी के सभी सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे 4 5 8 9 अगर है तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर है इसका। ऑल द जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, जैसे ये दो नॉन जीरो डिजिट है, इनके बीच में 3 जीरोस आ रहे हैं, इस वजह से 5 सिग्निफिकेंट फिगर इसका रहने वाला है। If the number is less than 1, zeros
on the right of the decimal point but to the left of the first non-zero digit are not significant. जैसे देखो right of the decimal point 0.03878 है, ओके, तो डेसिमल पॉइंट के आगे और नॉन जीरो डिजिट के पीछे जो जीरो है जिसको मैंने अंडरलाइन किया ये सिग्निफिकेंट नहीं होता। तो इस नंबर में देखिएगा बच्चों 4 नॉन जीरो डिजिट है, इस वजह से इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना रहने वाला है 4, ओके। All the zeros to the left of the non-zero digit are not significant. Left of the non-zero digit मतलब 00182 है, तो ये नंबर तो 182 रहने वाला है डेफिनेटली। किसी भी नॉन जीरो डिजिट के पहले आने वाले जीरोस कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर 3 रहेगा। ट्रेलिंग zeros to the right of the last non-zero digit are significant. तो ट्रेलिंग zeros मतलब नॉन जीरो डिजिट के बाद में आने वाले जो जीरोस है, जैसे ये जीरो है, इसके बारे में वो बात करें तो ये भी सिग्निफिकेंट रहेगा, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर 4 आएगा। ट्रेलिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट विदाउट डेसिमल पॉइंट, ओके, मतलब डेसिमल पॉइंट अगर नहीं दिया तो वो सिग्निफिकेंट नहीं रहेंगे। जैसे 0 1 0 है, तो ये जो दो ट्रेलिंग जीरोस है अब ये सिग्निफिकेंट नहीं है, समझ में आ रहा है, ओके। क्यों नहीं है? क्योंकि डेसिमल पॉइंट दिया ही नहीं है। यहाँ पर अगर डेसिमल पॉइंट होता ना तो डेफिनेटली ये सिग्निफिकेंट हो जाते हैं पांचों के, मतलब इसका सिग्निफिकेंट फिगर 5 हो जाता। लेकिन यहाँ पर आपको पता है कि 101 के पहले का जीरो भी सिग्निफिकेंट नहीं है और 101 के बाद के दो जीरोस भी सिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि डेसिमल पॉइंट ही गिवन नहीं है, ओके। तो डेफिनेटली ये भी सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। और अनदर एक रूल है कि यही नंबर में अगर ये जो दो जीरोस है ये सिग्निफिकेंट हो जाते हैं अगर ये किसी क्वांटिटी का मेजरमेंट होता है। ये सिर्फ एक नंबर दिया था, नंबर अगर रहा तो फिर ट्रेलिंग जीरोस सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन अगर वो किसी क्वांटिटी का मेजरमेंट है तो ये ट्रेलिंग जीरोस भी बहुत मतलब कंसीडर किए जाएंगे। इसका सिग्निफिकेंट फिगर 5 रहने वाला है, क्योंकि ये सेकंड है, सेकंड मतलब ये टाइम का कैलकुलेशन, इस वजह से, ओके। ऐसा ये पूरा बिट रहेगा। इसके बाद देखिएगा रूल्स फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशन, ओके। अरिथमेटिक ऑपरेशन करते हुए कुछ रूल होते हैं, जैसे 12.577 माइनस 12.5 अगर हम करते हैं तो रिजल्ट ये आता है, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर लिखते वक्त हमें मिनिमम डेसिमल प्लेसेस देखने पड़ते हैं। दोनों में देखो आप 12.5 डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है इस सेकंड नंबर में, इस वजह से फाइनल आंसर में भी डेसिमल के बाद एक ही डिजिट चाहिए, इस वजह से इसको हम राउंड ऑफ करके इस फॉर्म में लाते हैं, जीरो के। तो फिर फाइनल आंसर आने वाला है इसका 0.1। लेकिन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करते हुए अलग रूल होता है, मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर देखना पड़ता है हमें। जो दो नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना उनमें से सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किसका, जैसे इसका 2 है और इसका 3 है, तो हमारे कैलकुलेशन में भी फाइनल आंसर जो रहेगा उसका सिग्निफिकेंट फिगर 2 ही रहना चाहिए। अगर उससे ज्यादा है तो उसको राउंड ऑफ करके कम करके फिर आपको एडजस्ट करना है उसका सिग्निफिकेंट फिगर 2, जीरो के। ये रूल ऊपर वाला अलग है, ऊपर वाले रूल में मिनिमम डेसिमल प्लेस देखा जाता है। डेसिमल प्लेस मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है, जैसे यहाँ पर 3 थे, यहाँ पर 1 ही था, इस वजह से फाइनल आंसर में भी हमें जो डेसिमल प्लेस था 0 पॉइंट के बाद 0 पॉइंट के बाद वो 1 ही था, इस वजह से हमने इसे जैसे 0.007 था, डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट थे उसको हमने 1 डिजिट में कन्वर्ट कर दिया बाय यूजिंग राउंड ऑफ, जीरो के। तो ये भी दो रूल सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी आपको नीट में क्वेश्चंस आ सकते हैं, अच्छे से इसको रिवाइज करके रखना, ओके। लास्ट बिट है अब लिस्ट काउंट। किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल मेजरमेंट होता है ना उसको लिस्ट काउंट कहा जाता है उस इंस्ट्रूमेंट का। ये लिस्ट काउंट निकालने के लिए हमें दो कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एमएसडी एंड वीएसडी। एमएसडी मतलब मेन स्केल डिवीजन और वीएसडी मतलब वर्नियर स्केल डिवीजन। जस्ट 1 मिनट। ओके, तो देखिएगा आप मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन अगर हम करते हैं तो लिस्ट काउंट हमें मिल जाता है, ओके। लिस्ट काउंट हमें ऑब्टेन हो जाता है। तो आप देखिएगा यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में दिया है कि ए मेन स्केल डिवीजन बी वर्नियर स्केल डिवीजन के साथ इक्वल है, तो हमें पहले एक वर्नियर स्केल डिवीजन का वैल्यू निकालना पड़ता है, ओके। तो फिर वो आएगा ए बाई बी एम, और फिर मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन अगर हम करते हैं तो फिर हमें लिस्ट काउंट मिल जाता है उस इंस्ट्रूमेंट का। तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला हम वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट निकाल सकते हैं। और भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको स्क्रू गेज कहा जाता है। स्क्रू गेज का अगर डिस्काउंट निकालना है तो पिच बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल, इस फॉर्मूले से हम वो निकाल सकते हैं, ओके। तो पिच मतलब क्या होता है, आपको पता होगा ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है ना स्क्रू गेज, इसके अंदर कुछ ऐसा एलिमेंट होता है एक सर्कुलर, और ये आगे मतलब यहाँ पर एक सर्कुलर
स्क्रू रहता है, इसको अगर हम घुमाते हैं, कंप्लीट रोटेशन देते हैं, तो फिर ये स्क्रू हेड जो रहेगा ये कितना डिस्टेंस लीनियरली आगे जाएगा, इसका कैलकुलेशन मतलब उसका पिच होता है। इज इट ओके? पिच इज द डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रू हेड व्हेन सर्कुलर स्केल इज गिवन वन कंप्लीट रोटेशन। तो सर्कुलर स्केल को अगर हम एक कंप्लीट रोटेशन देते हैं ऐसा, तो फिर तब ये स्क्रू हेड कितने डिस्टेंस आगे जाएगा, इसका कैलकुलेशन मतलब पिच होता है। ओके, तो पिच अपॉन उस सर्कुलर स्केल पर कितने डिविजन्स है, इसका कैलकुलेशन, इसका जो रेशियो रहेगा इसको हम डिस्काउंट कहते हैं स्क्वेरोमीटर का। पिछले साल के नीट के एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा था। ओके, तो इजी क्वेश्चन होते हैं इसके ऊपर, डिस्काउंट के ऊपर, ज्यादातर इसका पार्ट नीट जेईई में पूछा जाता है। ओके, तो यहाँ पर पूरा बिट खत्म हो जाता है, तो पूरा एक्सप्लेनेशन हमारा खत्म हुआ है रिलेटेड टू द यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन आंसर हम लेने वाले हैं, तो इस वीडियो में हम यहीं पर स्टॉप करेंगे। थैंक यू। वीडियो को लाइक करना जरूर जाने